हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जतिन। लास्ट वीडियो में मेरा कमेंट आया था कि आप एक प्लान बताइए पढ़ने के लिए जेडबलई का। तो बिना देरी किए वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि प्लान को कोई भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि हर एक अलग अलग इंसान है और सबका माइंड अलग अलग है। तो आप यही प्लान फॉलो करके सेम मार्क्स अचीव कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से अपने प्लान को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, और इसीलिए आप इसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कि आपको सब सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और देन ही आपका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन काम आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है रिवीजन का और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। कॉन्सेप्ट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख के लाया हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपको ये सब वीडियो जो मैं चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, वो सब मेंस के लिए है, क्योंकि एडवांस में मेरा अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए ये मेंस के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जेडबलई मेंस के लिए केमिस्ट्री में आपको मोस्टली एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। एनसीईआरटी ही भगवान जैसी है ना? तो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आपको अगर ऐसा हो कि नहीं पढ़ सकता है, मतलब दो स्टैंडर्ड है, हर एक 11th और 12th में दो दो बुक है, तो कोई चार बुक याद तो नहीं रख सकता। इसीलिए हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो मगअप वाली चीज़ें हैं उसको रेगुलर बेसिस पर आपको याद करना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या पी वाई क्यूज़ के हेल्प से जो चीज़ें आ गई है पहले ही एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से, तो उसको तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे, लेकिन उसके अलावा वाली चीज़ों को आपको जो इंस्टिंक्ट बोलता है आपका कि ये आ सकता है, वो आप रखो। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मुझे लग रहा था वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा और वो आया भी। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और अब डिवाइड करते हैं हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में। कि इनऑर्गेनिक मैंने जैसे बोला कि एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए ही मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, और पीवाई क्यूज इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आपको मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब मैकेनिज्म्स आने चाहिए सारे। रिएजेंट्स के नाम पता होने चाहिए, वो क्या करते हैं वो पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होने चाहिए ऑर्गेनिक के, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके एडवांस के भी लेवल के क्लियर होंगे ना, तो आप एम एस चौहान सॉल्व कर सकते हो। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। और जो फिज़िकल है, फिज़िकल में मेनली हमको फॉर्मूलाज पर ध्यान देना होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना होता है। फिज़िकल में मेनली आप जो है पी वाई क्यूज को सॉल्व करो। पी वाई क्यूज के टाइप ही जो है हर साल रिपीट होते हैं। ऐसा फिज़िक्स में भी होता है, और ये फिज़िकल केमिस्ट्री में भी होता है कि ज़्यादा वेराइटीज़ जो है डिस्कवर हो गई है ऑलरेडी, क्योंकि कब से जेडबलई मेंस हो रहा है और चैप्टर्स सभी सेम है, तो नई वैरायटी तो आए नहीं है। तो ये जो भी वैराइटीज़ है सारी डिस्कवर हो चुकी है। थोड़ी बहुत वैराइटीज़ जो है वो ट्विस्ट करके बनाएंगे, जोड़ जोड़ के बनाएंगे। वो आपको सारे तीनों सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। तो इसीलिए जो है पी वाई क्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एंड अगेन आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल बोथ क्लब करके आना चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बनता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अकेला बनेगा फिजिकल का, दोनों का मिलकर ही क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी के टाइम पर। और इनऑर्गेनिक तो मैंने भी छोड़ दी थी काफ़ी। ब्लॉक केमिस्ट्री जो थी याद करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने भी वो इनऑर्गेनिक जो है लीव कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा मगअप वाली चीज़ें, लेकिन दूसरी चीज़ें आप उसकी जगह स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ये एक पॉइंट है जो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है फिज़िक्स। फिज़िक्स में आपको फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें बहुत होनी चाहिए। कि उसके बाद ही आएगा जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वैराइटीज़ बहुत बन जाती है। बहुत वैरायटी बनने की वजह से आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हर हर एक जगह से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आफ्टर पी वाई क्यूज, है ना? तो पी वाई क्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
PYQs के सिमिलर ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको PYQs बहुत इजीली आ रहे हैं तो मेंस वाले क्वेश्चन आएंगे ही इजीली। तो फिज़िक्स में एक वो चीज़ है, और स्पीड मेंटेन करनी है फिज़िक्स में, क्योंकि अगर स्पीड उसमें आपकी अच्छी हो गई तो आपका पीछे का पेपर जो है वो उसमें बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री सबका जल्दी हो जाता है। फिज़िक्स में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपका फिज़िक्स स्पीड अच्छा है तो पीछे का मैथ्स का टाइम अच्छा मिलता है। तो फिज़िक्स का स्पीड आपको अच्छा करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करनी है, और आपको मटेरियल्स तो सभी प्रोवाइडेड होते ही हैं यूट्यूब लेक्चर्स पर। आपको वो मटेरियल आपको मिल जाएगा। वो मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल लगाना ही पड़ेगा। मैंने मेंस के लिए ना MS चौहान लगाया है, ना VK जायसवाल लगाया है, ना एन अवस्थी लगाया है। तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स लगानी पड़ेगी। और फिज़िक्स में भी ना मैंने वो आती है अच्छी बुक्स सर की, तो वो भी नहीं लगाई है कोई अच्छी अच्छी। मैंने नाम याद नहीं आ रहा, DC पांडे वगैरह, हाँ। तो वैसे टाइप की बुक भी HC वर्मा, वो वाली भी मैंने नहीं की है इतनी। ऑनलाइन एक दो बार देखी थी, दैट्स इट। हाँ, मैंने उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। मेन जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है और PYQs होते हैं मेन। 110% सेम ही आपको जो है वेराइटीज़ देखने को मिलेंगी। 2-3 क्वेश्चन अलग होते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में मैंने जैसा बोला, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और क्वेश्चन वेराइटी आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है मैथ्स। मैथ्स में मैं पर्सनली बोलूँगा कि सारे चैप्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर 100% चैप्टर है तो उसमें से 60-70% चैप्टर्स कर लो, बाकी 30% छोड़ दो। 60-70 इसीलिए क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चन आ ही जाएंगे, 6-7 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो 6-7 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देने के। मैथ्स में 6-7 से ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं होते, क्योंकि मेरे फ्रेंड के जो है 0 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसने मैथ्स में, और उसके पॉजिटिव 50% आए थे। तो इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते क्वेश्चन सॉल्विंग। मैक्सिमम आप 10-11 करो अगर आपको आते हैं तो। लेकिन जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, और क्वेश्चन वैरायटी आप विजिट कर लो एक बार। सॉल्व मत करो अगर टाइम नहीं है तो, लेकिन आप विजिट कर लो। अगर 100% चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हो तो काफ़ी अच्छा होगा मैथ्स के लिए। बस मैथ्स में तो यही है। और PYQs जो है आप एडवांस के करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एडवांस के ही रिपीटेड PYQs मॉडिफाई करके मेंस में डालते हैं हर साल। तो 2026 के एडवांस के PYQs आप ले लो और उसको सॉल्यूशन देखो। आपको खुद से होगा ही नहीं, तो आप सॉल्यूशंस देखो और उसको समझ कर आप लिखो, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों हो गया। सब में मेनली इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। सब रिसोर्सेज करने से ऐसा नहीं है कि आपको उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कोई भी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना तो सारे रिसोर्सेज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, मेंस भी। और लास्ट 2-3 टिप्स है जो मैं दूंगा। पहली है कि आप लर्निंग नोटबुक क्रिएट कर लो। लर्निंग नोटबुक में ऐसा नहीं है कि आप जो सीखे वही, मतलब जो मिस्टेक्स की वो भी लिखनी है। ये जितना जल्दी बनाओगे ना आप लर्निंग नोटबुक, वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने एंड मंथ में बनाई थी तो उतना बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन जितना भी मैंने लिखा था उसके अंदर मैं लास्ट डे पर रिवाइज करके गया और वो मुझे काम आया था। तो आप भी इसको लर्निंग नोटबुक को क्रिएट करो। लर्निंग नोटबुक में आपको जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी सीखे, जो भी मिस्टेक की, तुरंत उसमें लिख दो, तुरंत। इतना फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ लर्निंग नोटबुक में क्योंकि ये बहुत काम आएगी, और ये सबकी पर्सनल चीज़ है। मतलब दूसरे लोग जो आपको बताएंगे गाइडेंस, उतना काम नहीं आएगा जितना लर्निंग नोटबुक काम आएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वन शॉट्स लेक्चर्स तभी देखो जब आपका पहले से ही हो चुका हो, और वन शॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अनलेस अनटिल आपके पास एक कोचिंग हो और ना हो। और कोचिंग ना हो और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप वन शॉट से ही पढ़ोगे, है ना। तो भी आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि उधर गंदा कंटेंट है, लेकिन आप रिटेंशन बहुत उसमें कम हो जाता है। मैंने 11th में वन शॉट से ही पढ़ा था, क्योंकि कोचिंग में तो पढ़ा नहीं रहते, तो वन शॉट से पढ़ रहा था।
तो थोड़े थोड़े टाइम पर आप उसको भूल जाओगे अगर एक साथ लेक्चर देखोगे तो। टेक इट एज एन लेक्चर इन क्लासेस, जैसे क्लासेस में डे बाय डे लेक्चर्स होते हैं वैसे आप उसको फॉलो करो। आधा आधा करके पढ़ो, आधा करके आधे क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे क्लासेस में होते हैं वैसे करो। वन गो में पूरा चैप्टर तभी होगा जब आपने पहले से कर रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं स्ट्रेटेजी के लिए। और मेनली आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि आप सेचुरेट मत हो जाओ, कि आप सिर्फ पढ़ने में लग जाओगे ना तो आप सेचुरेट हो जाओगे, फिर आगे आप पढ़ ही नहीं पाओगे एंड मोमेंट में। तो हमेशा आप सेचुरेशन में मत आ जाना, थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते रहना। एक शेड्यूल फॉलो करो, अपने आप क्रिएट करो, और मिनिमम 8 आवर्स। अब ये भी वो हो जाएगा कि 8 आवर्स सब बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप पर्सनल होता है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कि 8 आवर्स ही रोज पढ़ा हो। अपने हिसाब से मॉडिफाई करते रहो, क्योंकि डेज हर हर दिन सेम नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने के बाद आप जो है आगे पीछे एक दो दिन चलता है, लेकिन आप उसको फॉलो करने का ट्राई करो शेड्यूल को, है ना। बस यही चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें आपको क्या पता चली कि लर्निंग नोटबुक आपको बनानी है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अपना स्टडी प्लान खुद बनाना है। ये दो तीन चीज़ें जो मैंने फॉलो करी, केमिस्ट्री में मेनली एनसीईआरटी, फिजिक्स में मेनली क्वेश्चन वैरायटी, और मैथ्स में पीवाईक्यूज। फिजिक्स में मैंने एक्स्ट्रा में जो है एडवांस के लेक्चर्स, मतलब जो एडवांस क्वेश्चन सॉल्विंग होती है उसके लेक्चर्स देखे थे। उससे हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है और कुछ नहीं, मतलब एडवांस के लिए नहीं है कि खाली एडवांस के लेक्चर एडवांस के लिए देखो, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसको देखना, है ना। इवन मैथ्स में भी हम एडवांस के क्वेश्चंस देख सकते हैं। केमिस्ट्री का काफ़ी बड़ा जंप हो जाता है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत देख सकते हैं कॉन्सेप्ट हेल्प के लिए, एंड मैथ्स तो ऑलमोस्ट एडवांस के रिलेटेड ही होता है। तो दैट्स इट, आप इसको फॉलो करो और सेचुरेट मत हो, है ना। और मेरे को एक गाइडेंस लेनी थी कि आपको इस चैनल पर कौन सा कंटेंट चाहिए, जेडबलई रिलेटेड कंटेंट या अदर कंटेंट। नॉर्मली दूसरे काफ़ी कंटेंट्स होते हैं ब्लॉग रिलेटेड या कुछ भी अदर जो आपको कंटेंट चैलेंज वगैरह, तो मैं इस पर वो क्रिएट कर सकता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना आप, मैं रिप्लाई कर दूँ।